हेलो फ्रेंड्स, केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा किया था, यानी उसको भी हमने कि टॉपिक दिया था उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो आज हम यूपी का हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़ा था। तो देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। तो उत्तर प्रदेश के जो इतिहास है, उत्तर प्रदेश के इतिहास जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत आज भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत आज भी उपलब्ध हैं। आज भी क्या हैं, उपलब्ध हैं। इसी के आधार पर यानी जो स्रोत हैं उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल ना। तो इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, सबसे प्राचीन। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। इन कालों में इसको क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को विभाजित किया गया है। जिनके जो साक्ष्य हैं, जिस हिसाब से जितने पुराने साक्ष्य हैं, तो उस हिसाब से हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। उत्तर प्रदेश का ये पूरे क्या कहते हैं, भारत का इतिहास भी जब आप पढ़ते हैं तो ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम डिटेल्स पे नहीं पढ़ेंगे, केवल जो यूपी का जीके है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्ट्री है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो चीज़ें, घटनाएं, इवेंट जो घटी हैं कहाँ पे, यूपी में इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से। देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो है, इस काल में क्या कहते हैं, घटनाओं के कोई लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। इस काल के जितनी भी घटनाएं थी, उन घटनाओं के कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इस काल से संबंधित जो जानकारियां थीं, वो पाषाण से निर्मित वस्तुओं से, जैसे पत्थर की जो बनी हुई कहीं मूर्ति मिली, कहीं क्या कहते हैं पत्थर के बने औजार मिले, इन सब से हम पता किए कि यानी कि ये सारी चीज़ें मिली, जिससे हम पता किए कि ये किस समय की है। तो वह इस काल के जो साक्ष्य हैं उसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। तो इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है।
कैसा? लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल के संबंध में जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? पाषाण निर्मित वस्तु से। इस काल से संबंधित जानकारी हमें पाषाण निर्मित वस्तु से प्राप्त हुई, वस्तु से प्राप्त हुई हैं। जो पत्थर से बने वस्तु रहती थी उन्हीं से प्राप्त हुई हैं। इसीलिए जब पाषाण से निर्मित वस्तुओं से ये प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं इस काल को, इसी कारण इस काल को कौन सा काल कहा जाता है? इसी कारण इस काल को क्या बोलते हैं? इस काल को पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। यानी कि इस सारी जानकारी हमें किससे प्राप्त हो रही है? पाषाण निर्मित वस्तु से। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसे अब प्रागैतिहासिक काल को भी क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होगा, इतना हिस्ट्री आप पढ़े होंगे। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। किसमें किसमें विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। किसमें विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और किसमें? नव पाषाण काल में। किसमें किसमें विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। अब हम इसमें भी स्टडी करते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अब हम इसमें जिक्र करते हैं किसकी? पूरा पाषाण काल। फिर बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, और ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित। हम भारत के इतिहास से संबंधित नहीं बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध बात करेंगे। तो देखिए अब पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं। किसकी? पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में क्या करते हैं, तो राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में पूरा पाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य जो हैं वो बेलन घाटी। कहाँ से? पूरा पाषाण काल सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी सोनभद्र और चकिया से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो हम इसको बताते हैं, चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में या राज्य में लिख लें, राज्य में पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता है, सभ्यता के साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले? साक्ष्य बेलन घाटी प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से था, प्रयागराज, फिर क्या? सिंगरौली घाटी सोनभद्र, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, चकिया, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, चकिया चंदौली
चकिया, चंदौली से प्राप्त हुए हैं। यानी राज्य में जो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य हैं वो कहाँ से, बेलन घाटी, प्रयागराज, सिंगरौली, सोनभद्र, चकिया, चंदौली से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर पूछ ले है कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, बेलन घाटी, प्रयागराज, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र, चकिया, चंदौली से प्राप्त हुए हैं। चलिए फिर जो बेलन घाटी सभ्यता थी, यानी जो बेलन घाटी प्रयागराज है, इसकी खुदाई इलाहाबाद के प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खुदाई किसके अंडर में की गई थी, प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। तो देखते हैं बेलन घाटी देखिए, बेलन घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों की खुदाई जो बेलन घाटी प्रयागराज के पुरा स्थलों की खुदाई, पुरा स्थलों की खुदाई जो थी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। बेलन घाटी के लोहंदा नाले क्षेत्र से पाषाण के उपकरण मिले। यही बेलन घाटी, जो हमारी बेलन घाटी है, यहीं से लोहंदा नाला है, क्या लोहंदा नाला क्षेत्र है, यहाँ से पाषाण के उपकरण मिले और अस्त से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अस्त से निर्मित किसकी, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से किसके, पाषाण निर्मित क्या मिले, बेलन घाटी लोहंदा नाला क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त हुए, पाषाण निर्मित उपकरण मिले, पाषाण निर्मित उपकरण मिले और अस्थि निर्मित, किससे, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से हमको, बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त हुआ, पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए और अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। इस काल के जो भी क्या कहते हैं सामग्रियां प्राप्त होती थी वो अधिकतर क्वार्ट्जाइट पत्थरों के रहते थे। यानी किसका यूज किया जाता, जो पत्थर रहते थे वो कौन से रहते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर रहते थे। कौन से पत्थर रहते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर रहते थे। क्वार्ट्जाइट पत्थर रहते थे जो जिनकी क्या कहते हैं उपकरण मिलते थे या मूर्तियां मिलती थी, अधिकतर वो किसके रहते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर के रहते थे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं।
ये सारे चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इस काल के लोगों को क्या कहते हैं, आग का ज्ञान नहीं था। इस काल के लोगों को क्या, आग का ज्ञान नहीं था। जब आग का ज्ञान नहीं था तो भोजन पकाने की बात ही नहीं है, का ज्ञान नहीं था। इनके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इस काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लोग पशुपालन एक तरीके से जानवरों को अपने पास रखते थे, उनसे क्या कहते हैं, उनसे दूध, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, इनसे दूध वगैरह खाते थे। तो वही इस काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इस काल के लोगों को आग का ज्ञान नहीं था। जब आग का ज्ञान नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें वो कर नहीं सकते थे, ना भोजन पका सकते थे, ना कुछ भी। तो ये हमारा हो गया क्या, पूरा पाषाण काल। क्या हो गया, पूरा पाषाण काल। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, मध्य पाषाण काल की। किसकी बात चर्चा करते हैं, मध्य पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में यूपी में यही है। सबसे मेन क्या है, बेलन घाटी सभ्यता, सिंगरौली घाटी सभ्यता, और बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी, और क्या कहते हैं हमारा चकिया। जैसे बेलन घाटी कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ये आपको पता रहना चाहिए। और सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में। चकिया कहाँ है, चंदौली में। और बेलन घाटी के लोहंदा नाले क्षेत्र से पाषाण से निर्मित वस्तुएं हमको मिली। और वहीं पास क्या कहते हैं, अस्त से निर्मित माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। इस काल के जितने भी क्या कहते हैं उपकरण रहते थे वो किस पत्थर के रहते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर के रहते थे। इस काल के जितने भी यानी कि उपकरण थे या सामग्री प्राप्त हुई वो किस पत्थर की रहती थी, अधिकतर क्वार्ट्जाइट पत्थर की रहती थी। इस काल के लोगों को आग का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। हाँ, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत साक्ष्य हैं इस काल के लोगों को क्या क्या मिले हैं, पशुपालन के मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की। तो देखिए, जैसे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले, बेलन घाटी से मिले। तो उसी प्रकार से इस काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, मिर्जापुर, सोनभद्र, मुरहना पहाड़, लखहिया, इलाहाबाद के मेजा, बारा, इलाहाबाद के कहाँ से, मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना, और प्रतापगढ़ के सराय नाहर, महदहा, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। इस काल के साक्ष्य कहाँ से, इस काल के जो साक्ष्य हैं, इस काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र के कहाँ, मुहरना पहाड़, कहाँ, लखैया, कहाँ, मुहरना, मुरहना, मुहरना नहीं, मुरहना, उल्टा लिख दिया, मुरहना पहाड़, लखैया, लखैया, इलाहाबाद के कहाँ से, इलाहाबाद के या प्रयागराज इसी को अब बोलते हैं, इलाहाबाद के कहाँ से, मेजा, बारा, मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना, करछना से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस काल के साथ मिर्जापुर, सोनभद्र के मुरहना पहाड़, लखैया, इलाहाबाद के मेजा, बारा, करछना से प्राप्त हुए हैं, करछना से, और प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ में भी इसके साक्ष्य मिले, और प्रतापगढ़
गढ़ और क्या प्रतापगढ़ के सराय नाहर, महदहा और दमदमा से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर, कहाँ से? सराय नाहर और कहाँ से? महदहा, महदहा और दमदमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर, महदहा, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं, इस काल के जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। और यहीं पर 100 दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर में। सराय नाहर में किसके साक्ष्य मिले हैं? 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे 15 सौधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक के सिर पश्चिम की ओर थे। जिसमें क्या? 15 सौधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मृतक के सिर किधर थे? पश्चिम में थे। तो इस काल के लिख देते हैं, इस काल के सर्वाधिक साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे 15 सौधान प्राप्त हुए। यहाँ पर 15 सौधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो मृतक थे, जिनमें मृतक के सिर पश्चिम की ओर थे, पश्चिम की ओर थे। जिनमें मृतक के सिर किधर थे? पश्चिम की ओर थे। और इसके ये सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ मुख्यतः 100 दफनाने के साक्ष्य मिले और यहाँ पे 15 यानी कि 100 प्राप्त हुए, जिनमें मृतक के सिर किधर थे? पश्चिम की ओर थे। फिर उसी के आगे यहाँ से इलाहाबाद के प्रयागराज में एक जगह है चोपनी मंडोड़, चोपनी मंडोड़, चोपनी मंडोड़। चोपनी मंडोड़, देखिए आप लोग क्या पढ़ते हैं? चोपनी मंडोड़, चोपनी मंडोड़ प्रयागराज, चोपनी मंडोड़ प्रयागराज। यहाँ से क्या कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से झोपड़ी तथा मिट्टी के बर्तन के, यानी यहाँ पे किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? झोपड़ी, यानी कि ये लोग घर बनाना सीख गए थे। यहाँ पर झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी चोपनी मंडोर प्रयागराज से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर जैसे प्रतापगढ़ का सराय नाहर था, तो प्रतापगढ़ में एक जगह और बताए थे महदहा। महदहा से उपकरणों के साथ गर्त, चूल्हे, अस्थि एवं सींग के बने आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा से किसके? महदहा प्रतापगढ़ से गर्त यानी उपकरणों के साथ
गर्त, चूल्हे, अस्थि व सींग से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जब चूल्हे प्राप्त हुए हैं तो चूल्हे प्राप्त हो गए, तो इस काल के मनुष्य को आग के बारे में जानकारी हुए बिना चूल्हे तो बनाएंगे नहीं। तो चूल्हे प्राप्त हुए यानी इस काल के मनुष्य को क्या कहते हैं, आग की जानकारी यानी आग की खोज इन्होंने कर ली थी। और अस्थि व सींग के बने आभूषण, तो ये लोग जिन क्या कहते हैं जानवरों को मारते थे तो उनकी जो हड्डियां रहती थी उनसे क्या करते थे, ये आभूषण बना लेते थे। जैसे आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो, उसमें क्या कहते हैं एक सॉन्ग है, तो उसमें वो एक सींग वाले गैंडे का यानी कि ऊपर लगा करके वो डांस करता है। उसमें और भी जो लोग रहते हैं वो अलग अलग आभूषण पहने रहते हैं, कोई सींग लगाया रहता है, कोई कुछ भी। तो उसी तरीके से ये लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनकी हड्डियों और क्या सींगों से आभूषण का निर्माण करते थे और उसी को ये लोग क्या करते थे, पहनते थे। तो इसके साक्ष्य कहाँ, महदहा प्रतापगढ़ से किसके उपकरणों के साथ साथ चूल्हे, अस्थि व संधि से बने आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जैसे आपको बताया कि जब चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए तो ये लोग आग पर भोजन पकाना भी सीख लिए थे, ये कृषि भी करने लगे थे और अपने मृतकों की अंत्येष्टि भी करते थे। अब जब 100 के साक्ष्य मिले हैं कि 100 के दफनाने की, तो इसका मतलब ये है कि अपने मृतकों की, अपने परिजनों का ये क्रियाक्रम करते थे, यानी कि उनको अच्छे जगह से ले जा करके वो जाके दफनाते थे। तो ये आग पर भोजन पकाना सीख गए थे, ये कृषि भी सीख गए थे, कृषि करने लगे थे। ये बहुत ज़रूरी है कृषि। ये आग पर यानी इस काल के मनुष्य, या इस काल में लिख दें या लिख लीजिए, इस काल के मनुष्य ये आग पर भोजन पकाना सीख गए थे और कृषि भी करना सीख गए, कृषि भी करना सीख गए थे। ये अपने मृतकों की अंत्येष्टि करते थे, अपने मृतकों की अंत्येष्टि करते थे। जैसे 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं तो वहीं से हमको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इस काल में फिर से ओवरव्यू हम दे देते हैं। इस काल के जो मुख्य साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस काल के जो मुख्य साक्ष्य हैं वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के कहाँ से, मोरहना पहाड़, लखैया, इलाहाबाद के कहाँ से, मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना और प्रतापगढ़ के सराय नाहर, महदहा और दमदमा से प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। और सराय नाहर में क्या था कि सराय नाहर में पाषाण से निर्मित वस्तुएं के अलावा क्या मिले हैं, सौधान मिले हैं। क्या मिले हैं, सौधान, यानी जहाँ पे मृतकों को दफनाया गया था। और मृतकों के सिर किधर की तरफ थे, पश्चिम की तरफ थे। किधर की तरफ थे, पश्चिम की तरफ थे। और इलाहाबाद के चोपनी मंडोर से झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तन के, यानी ये लोग क्या झोपड़ी घर बना के रहने लगे थे और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। तो ये उसके भी साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके तदुपरांत क्या, ये आग पर भोजन बना यानी महदहा से क्या कहते हैं, चूल्हे, अस्थि एवं सींग से बने आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता था कि इन्हें यह आग का ज्ञान हो गया था, यानी आग पर ये भोजन बनाने लगे थे, ये कृषि भी करने लगे थे और क्या कहते हैं, ये अपने मृतकों की अंत्येष्टि भी करते थे। ठीक, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्या, नवपाषाण काल में। कहाँ आते हैं,
नवपाषाण काल में। ये हम केवल जो इतिहास पढ़ रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कहाँ थे, नवपाषाण काल में। तो देखिए नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं ये देखेंगे। नवपाषाण काल, तो देखिए नवपाषाण काल, तो देखिए जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो प्रयागराज के क्या कोल्डिहवा, मेहगढ़ा तथा पंचोह, प्रतापगढ़, ये इसके मुख्य जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से, प्रयागराज के कोल्डिहवा, मेहगढ़ा तथा पंचोह, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो साक्ष्य हैं लिख देते हैं। इस काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ, प्रयागराज कोल्डिहवा, कहाँ से, कोल्डिहवा, मेहगढ़ा एवं पंचोह, कहाँ, मेहगढ़ा एवं पंचोह, और फिर और कौन कौन से जिले, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं प्रतापगढ़ जिलों से प्राप्त हुए हैं। किस काल के साक्ष्य, नवपाषाण काल के साक्ष्य। प्रयागराज के कहाँ से, कोल्डिहवा, मेहगढ़ा एवं पंचोह, और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ जिलों से प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो जगह है, स्थान है, वो क्या है, कोल्डिहवा। कौन सा स्थान है, कोल्डिहवा है। कौन सा स्थान है, कोल्डिहवा है। तो कोल्डिहवा से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो कोल्डिहवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन थे उन पे धान के दाने और भूसी व पुआल, जिसको गांव में पियरा बोलते हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह लगभग कितने 10,000 साल पुरानी है। लगभग कितने 10,000 साल पुरानी है। तो कोल्डिहवा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धान की खेती की। यहाँ लिख देते हैं कोल्डिहवा, प्रयागराज ऐसे लिख देते हैं, से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने, भूसी व पुआल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए, धान की भूसी पुआल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह लगभग कितने साल पुरानी है, तो यह लगभग 10,000 साल पुरानी है। यह लगभग और ये कैसे पता चलता है, कार्बन डेटिंग से। लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। तो अब इसके साथ मिले हैं। तो इस काल के मनुष्य कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, उस पर चित्रकारी करना, पॉलिश करना, ये सारा कुछ सीख गए थे। इस काल के मनुष्य बहुत आगे बढ़ चुके थे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जान गए थे, और जानवरों को मार करके उनके खालों से कपड़े बनाकर उसको पहनते थे। तो इस काल के मनुष्य क्या, कृषि,
इस काल के मनुष्य जो थे क्या, मनुष्य कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, उस पर क्या, बर्तन बनाना, पॉलिश करना यानी बर्तन को रगड़ रगड़ के चमकाना करना, चित्रकारी, रंग बिरंगा चित्रकारी करना, आवास बनाना मतलब घर बनाना। उसके अलावा क्या कहते हैं, आवास बनाना, जानवरों की खाल से कपड़े बनाकर पहनना, जानवरों की खाल से कपड़े बनाकर पहनना सीख गए थे। तो ये सबसे आगे बढ़ चुके थे। तो हमने आज चर्चा किया किसका, ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल को ही हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल कहते हैं। और इस काल को हम 3 भागों में विभाजित किए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने पुरापाषाण काल के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने पुरापाषाण काल में देखा कि हम देखे कि वहाँ पास लोगों के क्या थे, पत्थरों के उपकरण रहते थे। और उस समय में हमको पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए, यानी पत्थरों से बने सामग्री प्राप्त हुई। और पुरापाषाण काल में हमको अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। उन लोगों को आग का ज्ञान नहीं था। फिर हमने मध्यपाषाण काल में आगे बढ़े तो देखे कि मध्यपाषाण काल के लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी उनकी जो दैनिक जीवन की शैली थी वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ी और उनको आग का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे वो आभूषण का उपयोग करने लगे। फिर उसके बाद जैसे हम नवपाषाण काल में आए तो वो लोग कपड़ा बनाकर भी पहनने लगे जानवरों की खाल से। इसी तरीके से मनुष्य का विकास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। तो ये हमने अभी ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। ऐतिहासिक काल में 3 हिस्से थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये हमारी आज की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किस क्लास के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता ये सब आएगी। तो उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे आपके फ्रेंडों तक ये पहुंच जाए, जिससे उनको इससे थोड़ी बहुत मदद मिल सके। थैंक यू।